हेलो बच्चों, मैं हूं विशाल सर। एलबीएस शिक्षण संस्थान में आपका स्वागत है। चलिए कक्षा 12 के रसायन विज्ञान के टॉपिकों में हम और आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले जो पुरानी पिछली टॉपिकें हैं उनको एक बार हम रिपीट करते हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए, कल हमने आपको बताया था कि जो अभिक्रियाएं होती है, रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, मैंने बताया था कि रासायनिक अभिक्रियाएं आपकी दो प्रकार की होती है। पहला जो होता है जिसे हम लोग कहते हैं तीव्र रासायनिक अभिक्रिया, एंड दूसरा जो होता है जिसे हम लोग कहते हैं मंद रासायनिक। तीव्र रासायनिक अभिक्रियाएं या तीव्र अभिक्रियाएं क्या होती हैं, मैंने आपको इसमें बताया था। इनकी परिभाषा मैंने आपको बताई थी कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनका स्पीड बहुत तीव्रता से होता है, जिनका स्पीड जो होता है बहुत तीव्र होता है, या जिनके अभिक्रिया करने की जो दर होती है ये बहुत तीव्र होती है, इन्हें हम लोग कहते हैं तीव्र अभिक्रियाएं। मतलब ऐसी अभिक्रियाएं जिनकी स्पीड, जिनका चाल बहुत अधिक होता है। बात समझ में? ठीक है, उन्हें हम आसानी के साथ उनकी दर को नहीं निकाल सकते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को हम लोग कहते हैं तीव्र अभिक्रियाएं। बात समझ में? मंद अभिक्रियाएं किसे कहते हैं? वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनका वेग, जिनका चाल काफी स्लो होता है, काफी मंद होता है, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को हम लोग मंद रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं। बात समझ में? इसके बाद मैंने आपको और दो प्रकार बताए थे। वो जो दो प्रकार है हमारे, जिनमें से एक को कहते हैं हम लोग आणविक अभिक्रियाएं, दूसरे को हम लोग कहते हैं आयनिक अभिक्रिया। आणविक अभिक्रियाएं किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा मैंने आपको बताई थी कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो अणुओं के मध्य होती हैं। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो अणुओं के मध्य होती हैं, अणुओं के मध्य होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं को हम लोग आणविक अभिक्रिया कहते हैं। बात समझ में आई? अणुओं के मध्य होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं को हम लोग क्या कहते हैं? आणविक अभिक्रिया कहते हैं। आयनिक अभिक्रियाएं किसे कहते हैं? वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो अभिकारक पदार्थों के आयनों के मध्य होती हैं। बात समझ में? मतलब जो रासायनिक अभिक्रियाएं आयनों के मध्य होंगी, आयनों के बीच में होंगी, उन रासायनिक अभिक्रियाओं को हम लोग क्या कहेंगे? आयनिक अभिक्रियाएं कहेंगे। बात समझ में आई? ठीक, अब चलिए हम आज का टॉपिक पढ़ते हैं। आज का जो हमारा अगला टॉपिक है, इसका नाम है अभिक्रिया का वेग। अभिक्रिया का वेग क्या होता है? अभिक्रिया का वेग, ठीक है, इसी टॉपिक के विषय में हमको जानना है। तो इसकी परिभाषा भी मैंने आपको बताई थी, एक बार अगेन हम रिपीट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, अभिक्रिया का वेग एकांक समय अंतराल में किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक या उत्पाद में हुए परिवर्तन, उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया का वेग कहा जाता है। एक बार लैंग्वेज पुनः देखिए। एकांक समय अंतराल में किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक पदार्थों अथवा उत्पाद के जो सांद्रता का मतलब मात्रा, उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन को हम लोग अभिक्रिया का वेग कहते हैं। बात समझ में? अब मान लेते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक सूक्ष्म समय अंतराल डेल्टा टी सेकेंड में, मान लेते हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक सूक्ष्म समय अंतराल डेल्टा टी में उस रासायनिक अभिक्रिया में जो हमारा उत्पाद है या फिर अभिकारक है, इनकी सांद्रता में मान लेते हैं हम स्मॉल यक्स का परिवर्तन हो रहा है। बस समझ में? स्मॉल यक्स सांद्रता का परिवर्तन हो रहा है, तो उस रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग है, वेग बराबर हो जाएगा डी डी टी ऑफ यक्स। ये जो डी डी टी ऑफ यक्स देख रहे हैं या डी बाई डी टी देख रहे हैं, इसी dx बाई dt को हम लोग अभिक्रिया का वेग कहेंगे। बात समझ में आई? तो dx बाई dt जो है, इसका मतलब ये है एकांक समय अंतराल में उसकी सांद्रता में हुआ परिवर्तन। बात समझ में आई? देखिए, समय से भाग करने का मतलब ये हो गया कि अब जिस राशि में आप समय से भाग कर रहे हैं वो एकांक समय अंतराल के लिए वो राशि हो गई।
जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सांद्रता में हमने समय अंतराल से भाग किया गया है, तो ये जो सांद्रता है ये एकांक समय अंतराल में हुई सांद्रता में परिवर्तन हो गया। बात समझ में? ठीक है। और समय से किसी राशि में भाग देने पर दर निकलता है, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। ठीक, तो रासायनिक अभिक्रिया का वेग बराबर dx/dt, अर्थात एकांक समय अंतराल में हमारे अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में हुआ परिवर्तन हो गया। बात समझ में आई? और एकांक समय अंतराल में हमारे अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन को ही हम लोग अभिक्रिया का वेग कहते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक, अब इसके लिए हम एक डेरिवेशन देखते हैं। माना एक रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, ध्यान देंगे यहां पे, मान लेते हैं एक रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, जैसे ये रासायनिक अभिक्रिया हो गई हमारी A+B गिव्स आउट प्रोडक्ट। ये एक रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, बात समझ रहे हैं? अब इस रासायनिक अभिक्रिया में ये A और B जो है ये हमारे अभिकारक है, जो प्रोडक्ट है ये कुछ बन रहा है। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है, मान लेते हैं कि इस रासायनिक अभिक्रिया जब शुरू नहीं हुई थी, जब ये रासायनिक अभिक्रिया होना नहीं प्रारंभ हुआ था, उस अवस्था के विषय में बात की जा रही है। ठीक है, तो t बराबर 0 समय पर, t बराबर 0 समय पर, यानी अभिक्रिया के प्रारंभ में अभी अभिक्रिया होना शुरू नहीं हुआ, उस परिस्थिति के विषय में बात की जा रही है। ठीक, t बराबर 0 समय में हमारा ये जो अभिकारक है, इस अभिकारक की मात्रा यक्स है, मतलब अभिकारक की सांद्रता कितनी है? यक्स मोल पर लीटर है। अब मान लेते हैं t बराबर t डैश समय बीत गया, t बराबर कितना टाइम बीत गया? t डैश समय बीत गया है। अब इस परिस्थिति में आपके ये जो अभिकारक है, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन होगा। अरे भाई, जैसे कोई अगर आप अभिकारी पदार्थ ले रखे हैं, तो इस अभिकारी पदार्थ जो है आपका, ये जब आपस में टकराएंगे, इनके अणु आपस में टकराएंगे तो रासायनिक अभिक्रिया होगी। और रासायनिक अभिक्रिया कैसे होगी? इनकी जो सांद्रता है, इनकी सांद्रता में से कुछ भाग निकल करके प्रोडक्ट के रूप में बदला होगा। बात समझ में आई? और कुछ भाग अभी अभिकारक के रूप में उपस्थित है। तो मान लेते हैं कि t बराबर t डैश समय में यक्स में से स्मॉल a मोल पर लीटर मात्रा निकल गई, और यही जो स्मॉल a मोल पर लीटर मात्रा निकली, वो जा करके t सेकंड पे हमको स्मॉल a प्रोडक्ट के रूप में मिल गया। एज एग्जांपल समझिए, जैसे पूरी बातों को समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये हो गया ईंट प्लस आपका हो गया मसाला, जिससे आपका घर का निर्माण होना। ये दो आपके प्रोडक्ट हो गए, सॉरी उत्पाद हो गए। अब इन दोनों जब आपस में अभिक्रियाएं करेंगे तो ये मिलकर के बन गया आपका घर। इस बात को यहां रिलेट करने का प्रयास करेंगे। अब आप जरा देखिए, थोड़ा सा ईंट थोड़ा सा मसाला जब खर्च होगा, तो वही खर्च हुआ भाग ही तो आपका घर बनेगा। थोड़ी सी ईंट थोड़े से मसाले जब दोनों आपस में अभिक्रियाएं करेंगे, तब आपके घर का दीवार बनेगा, आपके घर का नींव बनेगा। बात समझ में आ रही? तो यहाँ पे जितना भाग खर्च होता है, वही खर्च हुआ भाग हमको प्रोडक्ट के रूप में मिलता है। बात समझ में आई? वही खर्च हुआ भाग हमको किस रूप में मिलता है? प्रोडक्ट के रूप में मिलता है। तो आप जरा देखिए कि प्रारंभ में t बराबर 0 समय पर हमारा जो अभिकारक है, इस अभिकारक की सांद्रता कितनी है? यक्स है। एंड t बराबर t डैश समय पर इस यक्स में से, यक्स अभी कुल मात्रा है ना हमारे अभिकारक की, और जब अभिकारक में से स्मॉल a मोल पर लीटर की वैल्यू निकल जाएगी, तो जो निकलेगा वही तो प्रोडक्ट के रूप में हमको मिलेगा। तो यहां से यक्स में से स्मॉल a निकला, और यही स्मॉल a हमको किस रूप में मिल गया? प्रोडक्ट के रूप में मिल गया। बात समझ रहे? किस रूप में मिल गया? प्रोडक्ट के रूप में मिल गया। अब यहां जरा आप देखिए, अब हमारा जो अभिकारक है, अभिकारक की मात्रा कितनी बची? यक्स माइनस a मोल पर लीटर, और जो हमारा स्मॉल a है, ये स्मॉल a यहां पे उत्पाद हो गया। बात समझ में आई? अब एक द्रव्य अनुपाती का रूल होता है। तो उस द्रव्य अनुपाती का रूल ये होता है कि अभिक्रिया का वेग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
स्मॉल टी डैश समय के पश्चात आणविक सांद्रता, ये द्रव्य अनुपाती का रूल होता है और इस रूल से हम जरा चलेंगे तो देखिए जरा, अभिक्रिया का वेग, ये जो रूल होता है इस रूल को कहते हैं द्रव्य अनुपाती का नियम। इस नियम से जरा हम चलें। अगर इस नियम के विषय में हम बात करें तो अभिक्रिया का वेग क्या होता है? dx by dt, ये अभिक्रिया का वेग हो गया। अभिक्रिया का वेग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहां जरूरी नहीं है टी डैश ही रहे, यहां हमने टी डैश इसलिए लिया है क्योंकि यहां पे जो अभिक्रिया की सांद्रता, अभिक्रिया में जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की सांद्रता हमने किस समय पे निकाला है? टी डैश समय पे निकाला। अगर यही अभिक्रिया का सांद्रता हमने टी समय पे लिया होता तो यहाँ पे टी डैश लिखने की आवश्यकता नहीं होती। बात समझ में? यहाँ पे हम अभिक्रिया में उत्पाद जो बन रहा है, इस उत्पाद के विषय में जितने समय अंतराल पर चर्चा करेंगे वही समय अंतराल यहाँ होता है। ठीक है, तो अभिक्रिया का वेग क्या हो गया? ddT ऑफ x, ये अभिक्रिया का वेग हो गया। अभी पीछे हमने पढ़ाया आपको, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके बराबर होता है? टी डैश समय के पश्चात आणविक सांद्रता। आणविक सांद्रता का यहां मतलब ये है कि अणुओं के मध्य अभिक्रिया हो रही है तो इनकी सांद्रता, अभिकारक के अणुओं की सांद्रता, बात समझ आई? और अभिकारक के अणुओं की सांद्रता अभी कितनी बची है? x माइनस ए, ये हो जाएगा x माइनस ए। ठीक, अब हम जानते हैं कि ये सिंबल जब हटता है तो एक इक्वलिटी आती है, तो इस सिंबल को हटाइए पहले। dx by dt इज इक्वल टू कैपिटल K इंटू x माइनस ए, जहां कैपिटल K अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कहलाता है। कैपिटल K क्या कहलाता है? अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कहलाता है। अब थोड़ा देखिए आगे, dx by dt इज इक्वल टू, यहां जरा समझेंगे, जो K है, K बराबर अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक हो गया। अब यहां पे अगर यदि x माइनस ए इज इक्वल टू 1 मोल प्रति लीटर, ठीक, अगर x माइनस ए इज इक्वल टू 1 मोल प्रति लीटर, देखिए मोल प्रति लीटर यहां इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि हम सांद्रता को व्यक्त कर रहे हैं और सांद्रता को व्यक्त करने की हमने आपको पीछे कई विधियां बताई हैं, जिनमें से एक मोल प्रति लीटर भी होता है। मोल प्रति लीटर किसका होता है? मोलरता का। ठीक, तो अब यहां जरा देखें, अगर x माइनस ए इज इक्वल टू 1 मोल प्रति लीटर, यानी स्मॉल टी डैश समय के पश्चात हमारा जो अभिकारक है उसकी सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर हो, तो उस परिस्थिति में अभिक्रिया का वेग ddt ऑफ x कैपिटल K के बराबर होता है। और कैपिटल K क्या है? यहाँ पे अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है। और अब यहां से आप अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की परिभाषा जरा बना लीजिए। देखिए, अभी इसमें जो इक्वेशन हमने आपको बताया था कि a प्लस बी गिव्स आउट प्रोडक्ट, इस अभिक्रिया में मैंने आपको क्या बताया था कि स्मॉल टी डैश समय के पश्चात जो हमारी रासायनिक अभिक्रिया है, उस रासायनिक अभिक्रिया में से प्रारंभ की मात्रा में से हमारा जो अभिकारक है इसकी प्रारंभ की मात्रा कितनी थी? x मोल प्रति लीटर थी। इस x मोल प्रति लीटर में टी डैश समय के पश्चात जब अभिक्रिया शुरू हो गई और टी डैश समय बीत गया तो उस परिस्थिति में यहां से स्मॉल a मोल प्रति लीटर की मात्रा निकल गई। जब यहां से स्मॉल a मोल प्रति लीटर की मात्रा निकली तो उस परिस्थिति में हमारा जो प्रोडक्ट यहाँ जो हमारा अभिकारक है इसकी मात्रा, इसकी सांद्रता कितनी बची हुई होती है? a माइनस x। अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में स्मॉल टी समय के पश्चात, स्मॉल टी समय के पश्चात रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक की मात्रा 1 मोल पर लीटर हो तो उस रासायनिक अभिक्रिया का वेग, रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कहलाता है। बात समझ में आई? चलिए इसे एक बार फिर से समझते हैं।
थोड़ा ध्यान से समझेंगे। एक रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, A प्लस बी गिव्स आउट प्रोडक्ट। ये रासायनिक अभिक्रिया चल रही है। इस रासायनिक अभिक्रिया में A और B हमारे अभिकारक है, प्रोडक्ट हमारा उत्पाद है। मान लेते हैं प्रारंभ में t बराबर 0 समय पर, यानी रासायनिक अभिक्रिया जब शुरू नहीं हुई थी तब उस परिस्थिति में हमारा जो अभिकारक है, इस अभिकारक की मात्रा या सांद्रता यक्स मोल प्रति लीटर है। अब t बराबर t डैश समय पर, यानी रासायनिक अभिक्रिया प्रारंभ भी हो गई और कितना समय बीत गया, t डैश समय बीत गया। उस परिस्थिति में हमारे इस अभिकारक पदार्थ से स्मॉल a मात्रा प्रोडक्ट के रूप में बदल गया। अभिकारक कितना था प्रारंभ में, यक्स। जब t डैश समय बीता तो अभिकारक से कुछ मात्रा प्रोडक्ट में बदला होगा ना, तो वो मात्रा कितनी है, a है, और a मात्रा ही किस रूप में बदल गई, प्रोडक्ट के रूप में बदल गई। तो इस परिस्थिति में अब हम द्रव्य अनुपाती का रूल फॉलो करेंगे। द्रव्य अनुपाती का जो रूल होता है वो होता है अभिक्रिया की दर, और अभिक्रिया की दर कैसे निकालते हैं, dx बाई dt, dx बाई dt। अब यहां जरा देखिए, यहां वही समय अंतराल लिया जाता है जिस समय अंतराल पर हम अपने रासायनिक अभिक्रिया के विषय में बात कर रहे हूं, ठीक। तो dx बाई dt हो गया, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो हमारा स्मॉल t समय के बाद आणविक सांद्रता जो होती है, यानी जितने समय पर हम अपनी रासायनिक अभिक्रिया का वेग निकाल रहे हैं उसी समय के पहले उसी समय के बाद हमारा जो अभिकारक है इसकी जो सांद्रता बची हुई होती है, इसी सांद्रता के वो समानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। अब यहां से जब ये सिंबल हटाएंगे आप, तो इस सिंबल के हटाने पर एक कांस्टेंट आता है। यहां हम एक कांस्टेंट ले आए, कांस्टेंट के x माइनस ए, जहां कैपिटल के अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है। कैपिटल के क्या है, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है, और यहां पे ध्यान देंगे आप, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक अगर इफ x माइनस ए इज इक्वल टू 1 मोल प्रति लीटर, अगर x माइनस ए मोल प्रति लीटर स्मॉल t डैश समय के पश्चात हमारा जो अभिकारक है, इस अभिकारक की मात्रा 1 मोल प्रति लीटर हो जाए, तो उस परिस्थिति में ddt ऑफ x यानी dx बाई dt इज इक्वल टू कैपिटल के, इसकी वैल्यू कितनी हो गई है, 1 मोल प्रति लीटर, मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा dx बाई dt इज इक्वल टू कैपिटल के। अब यहां से आपको एक निष्कर्ष मिल रहा है, वो निष्कर्ष क्या है, देखिए जरा समझिए कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग dx बाई dt रासायनिक अभिक्रिया का वेग है। किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग उस रासायनिक अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के बराबर होता है यदि हमारे अभिकारक की आणविक सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर, ठीक। यानी इसी को दूसरे शब्दों में अगर हम कहें, स्थिर ताप पर, ताप बहुत जरूरी है क्योंकि रासायनिक अभिक्रियाओं में जो अभिकारक होते हैं इनकी सांद्रता में परिवर्तन ताप के प्रभाव से भी, ताप के बदलाव से भी प्रभाव पड़ता है, बात समझे। तो स्थिर ताप जरूरी है यहाँ पे। तो स्थिर ताप पर यदि रासायनिक अभिकारकों की मात्रा या सांद्रता 1 मोल प्रति लीटर हो, तो उस रासायनिक अभिक्रिया का वेग, उसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कहलाता है। बात समझ में आई, ठीक है। तो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक और अभिक्रिया का वेग, ये दोनों में रिलेशन हो गया। बात समझ में आ रही है, ठीक। चलिए अगला टॉपिक पढ़ते हैं। सक्रियण ऊर्जा, इंपॉर्टेंट चीज है। सक्रियण ऊर्जा क्या होती है, चलिए इस पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, और डिस्कस एक उदाहरण के जरिए करते हैं। चलिए देखते हैं, पहले तो इनकी परिभाषा सुन लेते हैं क्या होता है। देखिए, वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने के लिए आवश्यक होती है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में
अभिकारक पदार्थों की वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी रासायनिक अभिक्रिया को करने के लिए, रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण करने के लिए या रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने के लिए आवश्यक होती है, उसी न्यूनतम ऊर्जा को ही हम लोग सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। बात समझ में? एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक प्रोडक्ट, एक उत्पाद आपका अभिकारक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, इनकी रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं और ये प्रोडक्ट बन रहा है। जो यहां पे आपने अभिकारक पदार्थ लिया है, इस अभिकारक की पदार्थ की मात्रा कुछ है, इसमें ढेर सारे ऐसे परमाणु कण होंगे। तो ये टक्कर सिद्धांत, आपने टक्कर सिद्धांत के विषय में सुना, फर्स्ट ईयर में बताया गया होगा। तो जब आपके अभिकारक पदार्थों के अणु परस्पर टकराते हैं तभी वो रासायनिक अभिक्रिया को अंजाम देते हैं। तो टकराने के लिए इनके पास एक ऊर्जा की आवश्यकता होती है कि हमारे पास इतनी ऊर्जा रहेगी तभी हम टकरा सकते हैं। बात समझ में? तो वही न्यूनतम ऊर्जा जो टक्कर करने के लिए आवश्यक होती है, भाई टक्कर होगा तभी रासायनिक अभिक्रिया होगी, तो वही न्यूनतम, वह कम से कम ऊर्जा जो परस्पर टकराने के लिए, अभिकारकों को परस्पर टकराने के लिए आवश्यक होती है, जिससे रासायनिक अभिक्रियाएं कंप्लीट होती हैं, इसी न्यूनतम ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं? सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो आज के टॉपिक में बस इतना ही। से कल पढ़ते हैं और कल सक्रियण ऊर्जा को एक बार पुनः और डिटेल से पढ़ते हैं। ठीक है।